नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। देश भर में गणतंत्र की धूम है। हरियाणा न्यूज की तरफ से भी आप सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं। यह मौका है राष्ट्रीय पर्व का। देश आजाद तो हुआ था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन गणतांत्रिक देश बना था 26 जनवरी 1950 को। इस दिन देश में संविधान लागू हुआ था और इसीलिए यह दिन पर्व के रूप में हर साल मनाया जाता है। कर्तव्य पथ पर देश की तीनों सेनाओं की शक्ति और देश के अलग अलग राज्य की झांकियां देखने को मिलती हैं। इस दिन की कई परंपराएं हैं और अपना एक खास महत्व भी। आज के इस खास कार्यक्रम में जानते हैं गणतंत्र दिवस की परंपराएं। गणतंत्र दिवस की परंपराओं के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस दिन के महत्व के बारे में आपको बताते हैं। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है और इस शब्द का सही मायनों में क्या अर्थ है, यह भी आप जान लीजिए। गणतंत्र का अर्थ। गणतंत्र का सरल भाषा में अर्थ है जनता के लिए जनता द्वारा शासन, यानी ऐसा राष्ट्र जिसकी सत्ता जनसाधारण में समाहित हो। एक ऐसा देश होता है जहां के शासन तंत्र में सैद्धांतिक रूप से देश का सर्वोच्च पद पर आम जनता में से ही कोई भी व्यक्ति पदासीन हो सकता है। इस तरह के शासन तंत्र को ही गणतंत्र कहा जाता है। भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। ऐसे में राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख हैं और प्रधानमंत्री राजनीतिक। भारत आजाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसलिए 15 अगस्त को प्रधानमंत्री और 26 जनवरी को राष्ट्रपति ध्वज फहराते हैं। गणतंत्र का इतिहास। गणतंत्र दिवस उस ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाता है जब भारत आधिकारिक तौर पर एक गणतांत्रिक देश बन गया था। 1950 में इसी दिन भारतीय संविधान, जिसे 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, वो लागू हुआ। संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया था, जबकि अंतिम सत्र 26 नवंबर 1949 को हुआ था। संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। 26 जनवरी को देश संविधान के लागू होने की याद में राष्ट्रीय अवकाश मनाता है। इस दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। इस प्रस्ताव ने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर देशव्यापी राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत को भी चिन्हित किया। 26 जनवरी का दिन एक संप्रभु राष्ट्र की भावना और आत्मा का जश्न मनाता है। गणतंत्र दिवस का महत्व। भारत में गणतंत्र दिवस का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि यह भारत के संविधान को अपनाने का प्रतीक है। प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाने वाला गणतंत्र दिवस 1950 की उस तारीख का सम्मान करता है जब संविधान लागू हुआ था, जिसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारत के शासी दस्तावेज के रूप में प्रतिस्थापित किया था। यह दिन संविधान में अंतर्निहित और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को रेखांकित करता है और भारत की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की याद दिलाता है। गणतंत्र दिवस न केवल देशभक्ति का अवसर है, बल्कि भारतीय संविधान में निहित आदर्शों और सिद्धांतों की याद भी दिलाता है। यह देश द्वारा की गई प्रगति को प्रतिबिंबित करने और लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने का दिन है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ था। इसमें कुल 22 समितियां थीं। प्रारूप समिति सबसे प्रमुख समिति थी, जिसका काम संपूर्ण संविधान का निर्माण करना था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। करीब 2 साल 11 महीने और 18 दिन की मेहनत के बाद दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार किया गया। 2 महीने बाद क्यों अपनाया गया संविधान? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सौंप दिया।
लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इसे लागू करने के लिए 2 महीने की देरी की गई। आखिर किस वजह से संविधान को लागू करने में इतने दिन लगे? इसका तर्क ये दिया जाता है कि 26 जनवरी के दिन पूर्ण स्वराज के ऐलान के महत्व को कायम रखने के लिए संविधान को 2 महीने बाद लागू किया गया। इस तरह 26 नवंबर 1949 की जगह 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 1950 से लेकर आज तक गणतंत्र दिवस देश में बहुत ही शान से मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस समारोह, जिसे नई दिल्ली में एक भव्य सैन्य परेड के साथ चिन्हित किया गया। 1950 में राष्ट्रीय राजधानी में पुराना किला के सामने इरविन एम्फी थिएटर में गणतंत्र दिवस की शुरुआत हुई, जो अब एक परंपरा बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। भारत में गणतंत्र दिवस की एक परंपरा शुरुआत से चली आ रही है, मुख्य अतिथि की। हर बार कोई ना कोई, किसी न किसी अन्य देश का प्रमुख नेता हमारे देश के इस उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होता रहा है। हाल फिलहाल में सिर्फ 2 बार कोरोना के कारण गणतंत्र दिवस पर कोई दूसरे देश के नेता को नहीं बुलाया गया। इनके अलावा लगभग हर बार कोई ना कोई मुख्य अतिथि दूसरे देशों से जरूर इस कार्यक्रम में शामिल होता रहा है। साल 2024 तक कौन कौन से देशों के प्रमुख नेता गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि रहे हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। गणतंत्र दिवस परेड पर विदेशी मेहमानों को बुलाने की परंपरा वैसे तो प्रतीकात्मक होती है, लेकिन किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाने के पीछे की कूटनीति बदले वैश्विक समीकरण में अब बदल चुकी है। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन ये परंपरा रही है हमारे देश की कि हर साल इस खास मौके पर किसी न किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष या कोई बड़ा प्रतिनिधि गणतंत्र दिवस के मौके पर जरूर शामिल हुआ है। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जब 26 जनवरी 1950 को पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान तिरंगा झंडा फहराया, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो बतौर मुख्य अतिथि उस पल के गवाह बने थे। उसके बाद ये सिलसिला आज तक चला आ रहा है। आइए अब जानते हैं 1950 से अब तक कौन कौन मेहमान हमारे गणतंत्र दिवस की शान बन चुके हैं। साल 1950 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो। साल 1951 में नेपाल के राजा तिरुभुवन वीर विक्रम शाह। 1952 में कोई आमंत्रण नहीं, 53 में भी कोई आमंत्रण नहीं दिया गया। 1954 में भूटान के राजा जिग्मे दोरजी वांगचुक। 1955 में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद। 1956 में यूके के राजकोष के कुलपति आर.ए. बटलर और जापान के मुख्य न्यायाधीश कोटारो तनाका। 1957 में सोवियत संघ के रक्षा मंत्री जॉर्जिया झुकोव। 1958 में चीन के मार्शल ये जियानिंग। 1959 में एडिनबर्ग के ड्यूक प्रिंस फिलिप। 1960 में सोवियत संघ के अध्यक्ष क्लेमेंट वोरोशिलोव। 1961 में यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। 1962 में डेनमार्क के प्रधानमंत्री विग्गो कंपमन। 1963 में कंबोडिया के राजा नोरोडोम सिहानोक। 1964 में यूनाइटेड किंगडम के रक्षा स्टाफ के चीफ लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। 1965 में पाकिस्तान के खाद्य और कृषि मंत्री राणा अब्दुल हमीद। और 1966 में कोई आमंत्रण नहीं दिया गया, तो 1967 में अफगानिस्तान के राजा मोहम्मद जहीर शाह। 1968 में सोवियत संघ के अध्यक्ष अलेक्सी कोसिगिन और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टिटो। 1969 में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री टोडोर ज़िवकोव। 1970 में बेल्जियम किंग बोदोइन। 1971 में तंजानिया के राष्ट्रपति जूलियस निएरे।
1972 में मॉरिशस के प्रधानमंत्री सी वोसगुर राम गुलाम। 1973 में जायरे के राष्ट्रपति मोबुतु सेसे सेको। 1974 में यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसिफ ब्रोज टिटो और श्रीलंका के प्रधानमंत्री सिरिमावो बंडरानाइक। 1975 में जाम्बिया के राष्ट्रपति केनेथ कोंडा। 1976 में फ्रांस के प्रधानमंत्री जैक शिराक। 1977 में पोलैंड के प्रथम सचिव एडवर्ड गिरेक। 1978 में आयरलैंड के राष्ट्रपति पैट्रिक हिलेरी। 1979 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैल्कम फ्रेजर। 1980 में फ्रांस के राष्ट्रपति वैलेरी गिस्कार्ड डी। 1981 में मेक्सिको के राष्ट्रपति जोस लोपेज पोर्टिलो। 1982 में स्पेन के किंग जुआन कार्लोस आई। 1983 में नाइजीरिया के राष्ट्रपति शेहू शागरी। 1984 में भूटान के राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक। 1985 में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति राउल अल्फोंसिन। 1986 में ग्रीस के प्रधानमंत्री एंड्रियास पेपांड्रेउ। 1987 में पेरू के राष्ट्रपति एलन गार्सिया। 1988 में श्रीलंका के राष्ट्रपति जे.आर. जयवर्धने। 1989 में वियतनाम के जनरल सचिव गुयेन वान हिन। 1990 में मॉरिशस के प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ। 1991 में मालदीव के राष्ट्रपति ममून अब्दुल गयूम। 1992 में पुर्तगाल के राष्ट्रपति मारियो सोरेस भारत में गणतंत्र दिवस के मुख्य मेहमान बने। 1993 में यूके के प्रधानमंत्री जॉन मेजर और 1994 में सिंगापुर के प्रधानमंत्री गोह चोक टोंग। 1995 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला। 1996 में ब्राजील के राष्ट्रपति डॉक्टर फर्नांडो हेनरिक कार्डोसो। 1997 में ट्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री वासुदेव पांडे। 1998 में फ्रांस के राष्ट्रपति जैक शिराक। 1999 में नेपाल के राजा वीरेंद्र बीर विक्रम शाहदेव और साल 2000 में नाइजीरिया के राष्ट्रपति ओले जगुन ओबासांजो। 2001 में अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देलजीज बुटेफिला। 2002 में मॉरिशस के राष्ट्रपति कसम उतेम। 2003 में ईरान के राष्ट्रपति मोहम्मद खटा। 2004 में ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा। 2005 में भूटान के किंग जिग्मे सिंगे वांगचुक। 2006 में सऊदी अरब के राजा अब्दुल बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। 2007 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। 2008 में फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी। 2009 में कजाकिस्तान राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव। 2010 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली मयूंग बाक। साल 2011 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुसिलो बाम्बांग युधोयुनो। 2012 में थाईलैंड के प्रधानमंत्री यिंगलुक शिनावात्रा। 2013 में भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। 2014 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे। साल 2015 में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा। 2016 में फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रैंकोइस होलैंड। 2017 में यूएई के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। 2018 में सभी आसियान देशों के प्रमुख को यहां बुलाया गया था। साल 2019 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा। साल 2020 में ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। 2021 और 2022 में कोरोना की वजह से किसी भी राष्ट्र अध्यक्ष को नहीं बुलाया गया। साल 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी और साल 2024 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को बुलाया गया था। तो इस तरह से आपने जाना, हर साल भारत जब अपने गणतांत्रिक राज्य बनने की खुशी में ये उत्सव मनाता है तो किसी दूसरे देश के नेता भी इस खास कार्यक्रम के गवाह जरूर बनते रहे और कौन कौन से नेता अब तक इस कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, इस बारे में भी आपने जाना। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
26 जनवरी 1950 एक ऐतिहासिक दिन, भारत का पहला गणतंत्र दिवस। इस दिन दिल्ली में बड़े जश्न की तैयारी थी। पूरा देश ये जश्न देखने को आतुर था। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब समेत कई सूबों के लोग रेलगाड़ियों, बसों में भर भर करके दिल्ली पहुंच रहे थे। कुछ लोग तो पैदल ही घर से निकल पड़े थे। दिल्ली में भीड़ इतनी कि रायसेना हिल से लेकर के इरविन स्टेडियम तक केवल सिर ही सिर नजर आ रहे थे। लाखों लोग कतार में खड़े थे। पैर रखने की कोई जगह नहीं थी। जो जहां टिक पाया उसने वहीं पर अपना पैर टेक लिया। घरों की छतें, पेड़, दुकानें सब लोगों से पटे पड़े थे। गणतंत्र दिवस के मौके पर उस ऐतिहासिक जश्न की कहानी आपको सुनाते हैं जो 26 जनवरी 1950 को देश की राजधानी दिल्ली में मनाया गया था। जब सच हुआ आजाद भारत का सपना। दिल्ली की सबसे बड़ी जिस इमारत से कभी सबसे बड़ा अंग्रेजी अफसर निकलता था और जिसके कई मीटर दूर तक आम भारतीयों को गुजरने की इजाजत तक नहीं थी, अब उसी इमारत से राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बाहर निकल रहे थे। तालियों की गड़गड़ाहट रुक नहीं रही थी, नारों का शोर थम नहीं रहा। राष्ट्रपति बार बार अपना सिर लोगों के सामने झुकाते, हाथ जोड़ते, लेकिन जनसमूह अलग ही जोश में था। फिर वो दृश्य सामने आया जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था। साम्राज्यवादी सत्ता की शानो शौकत दिखाने वाली और राजसी दंभ का प्रतीक माने जाने वाली वो बग्गी जो ब्रिटिश वायसराय की शाही सवारी हुआ करती थी, जिस पर शाही मेहमान और भारत से गुजरने वाले शाही मुसाफिरों को बिठाकर दिल्ली की सड़कों पर घुमाया जाता था। वो बग्गी कभी जिसे देख भारतीय रोष में उबल पड़ते थे, लेकिन आज वही बग्गी भारतीयों के सामने थी और वो उसे देख मंत्रमुग्ध थे। खुद पर इतरा रहे थे क्योंकि अब हाथ से गढ़ी सोने और चांदी से मढ़ी लाल मखमली गद्दी वाली बग्गी पर एक भारतीय बैठा था, एक समाजवादी देश का सबसे बड़ा प्रतिनिधि। एक ऐसा सपना सच हो रहा था जिसे सैकड़ों सालों से हर भारतीय देखता आ रहा था। आजादी की घोषणा। शुरुआत करते हैं 26 जनवरी 1950 को हुए जश्न से। दिल्ली का वायसराय हाउस जो कुछ ही घंटों बाद राष्ट्रपति भवन कहलाने वाला था, उसका दरबार हॉल सजकर तैयार था। सरकार से जुड़े नेता और बड़े अधिकारियों को 10 बजे तक पहुंचने का न्योता दिया गया था। कार्यक्रम शुरू हुआ ठीक 10:18 पर। देश के आखिरी गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने भारत के एक गणतंत्र यानी रिपब्लिक कंट्री बनने की घोषणा की। इसके 6 मिनट बाद दरबार हॉल में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश के पहले राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। राजेंद्र प्रसाद के शपथ लेते ही करीब 10:30 बजे 31 बंदूकों से उन्हें सलामी दी गई और इसके साथ ही दिल्ली ही नहीं पूरे देश में गणतंत्र दिवस का जश्न शुरू हो गया। उधर राष्ट्रपति भवन में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो का स्वागत किया गया। फिर दोपहर 2:30 बजे भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति भवन से बाहर निकले। लाखों की भीड़ उनका स्वागत कर रही थी। राष्ट्रपति मुस्कुराते हुए सिर झुकाकर, हाथ जोड़कर बार बार लोगों का अभिवादन कर रहे थे, लेकिन लोगों की तालियां तब भी नहीं रुक रही थी। तभी राष्ट्रपति भवन के मुख्य गेट के बाईं ओर से एक बग्गी आती दिखाई दी। ये थी ब्रिटिश वायसराय की सोने और चांदी से मढ़ी मखमली गद्दी वाली और 6 ऑस्ट्रेलियाई घोड़ों से खींचने वाली शाही बग्गी। बग्गी को देखते ही भीड़ में उत्साह और बढ़ गया, नारों का शोर और तेज हो गया। इरविन स्टेडियम में हुई थी परेड। भारत के पहले राष्ट्रपति बग्गी में बैठे और उनका कारवां इरविन स्टेडियम की ओर रवाना हो गया। बता दें कि इरविन स्टेडियम को अब मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। 1950 से लेकर 1954 तक गणतंत्र दिवस परेड राजपथ पर नहीं हुई थी। ये कभी इरविन स्टेडियम, कभी किंग्सवे कैंप, तो कभी रामलीला मैदान में आयोजित होती थी। राष्ट्रपति का कारवां कनॉट प्लेस और उसके करीबी इलाकों से गुजरते हुए करीब 3:45 बजे इरविन स्टेडियम पहुंचा। 15,000 लोगों के सामने आधुनिक गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति ने तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ली। उस दिन हुई परेड में सशस्त्र सेना के तीनों बलों ने भाग लिया था। इसमें नौसेना,
इन्फेंट्री, कैवलरी रेजिमेंट, सर्विस रेजिमेंट के अलावा सेना के साथ बैंड भी शामिल हुए थे। हालांकि तब मोटरसाइकिल पर स्टंट की परंपरा नहीं थी और न ही वो झांकी जिनके जरिए देश के अलग अलग राज्य अपनी विरासत और संस्कृति प्रदर्शित करते हैं। बीटिंग रिट्रीट, लोक नृत्य और आतिशबाजी भी बाद में ही गणतंत्र दिवस के जश्न का हिस्सा बने। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। बात गणतंत्र दिवस की परंपराओं की हो रही है। गणतंत्र दिवस की परंपराओं में से एक शाही बग्घी से जुड़ा एक रोचक किस्सा भी आपको सुनाते हैं। शाही बग्घी, जी हां, भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं हुआ था, घोड़े, गाड़ी और पैसों के बंटवारे को लेकर के खूब तू-तू मैं हुए। और इसी बंटवारे के बीच शाही बग्घी का फैसला कैसे हुआ, वो आपको बताते हैं। जानिए आखिर कैसे बंटवारे के दौरान वायसराय की शाही बग्घी पाकिस्तान के हाथों में जाते जाते बच गई। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा। जून 1947 की बात है। अंग्रेजों से भारत को मुक्ति मिलने की तारीख आ चुकी थी। ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच जल्द से जल्द बंटवारा कराने की जिम्मेदारी आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को दी गई थी। 15 अगस्त की तारीख में महज 73 दिन बच गए थे। इतने कम समय में दोनों मुल्कों के बीच सरकारी संपत्ति और पैसे का बंटवारा होना था। ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। माउंटबेटन ने दिल्ली के हर ऑफिस में एक कैलेंडर टंगवाया जो ये बताता था कि 15 अगस्त आने में अब कितने दिन बाकी रह गए हैं। भारत की तरफ से इस काम में एच.एम. पटेल और पाकिस्तान की तरफ से चौधरी मोहम्मद अली को लगाया गया। इन दोनों को ही सामान के बंटवारे से लेकर संबंध विच्छेद की शर्तें तैयार करनी थी। ऐसी शर्तें जिन पर दोनों राजी हों। सैकड़ों अधिकारी रोजाना लंबी चौड़ी सूचियां तैयार करके इन्हें भेजते और फिर ये अपनी सिफारिश माउंटबेटन को भेजते थे। सरकारी कार्यालयों में रखे सामान से लेकर लगभग हर चीज के बंटवारे पे बात बन चुकी थी। भारतीय सेना के बंटवारे पर भी बात बन गई थी। 25 लाख सैनिकों में से 2/3 भारत के साथ और 1/3 पाकिस्तान जाएंगे, ऐसा तय हुआ था। सैनिकों को अपना मुल्क चुनने का विकल्प दे दिया गया था। पैसे को लेकर मचा खूब बवाल, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जिन पर बात नहीं बन पा रही थी। जब कहीं बंटवारा होता है तो आमतौर पर सबसे ज्यादा तू मैं पैसे को लेकर ही होती है। यहाँ भी वैसा ही हुआ। नगद पैसा कैसे बटेगा, रिजर्व बैंक में जो सोने की ईंटें रखी थी उनका बंटवारा कैसे होगा और अरबों डॉलर का वो कर्जा कौन चुकाएगा जो ब्रिटिश शासन में देश पर चढ़ गया था। डोमिनिक लापियर और लैरी कॉलिंस अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखते हैं कि यह समस्या इतनी उलझ चुकी थी कि एच.एम. पटेल और मोहम्मद अली किसी समझौते पर नहीं पहुंच पा रहे थे। आखिर में इन दोनों को सरदार पटेल के घर के एक कमरे में बंद कर दिया गया। उनसे कहा गया कि जब तक वो दोनों किसी समझौते पर नहीं पहुंच जाएंगे तब तक उन्हें कमरे में ही रहना होगा। कई दिनों तक कमरे में सौदेबाजी चली। फिर तय हुआ कि बैंकों में मौजूद नकद रकम और अंग्रेजों से मिलने वाले पौंड पावने का 17.5% पाकिस्तान को मिलेगा और भारत पर चढ़े कुल कर्ज का भी 17.5% हिस्सा पाकिस्तान ही चुकाएगा। इसके अलावा ब्रिटिश वायसराय से जुड़ी शाही चीजों को बांटने में काफी माथापच्ची की गई। कई दिनों की बातचीत के बाद वायसराय की स्पेशल सुनहरी सफेद रेलगाड़ी भारत को मिली। भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ और पाकिस्तान के गवर्नर की सभी निजी गाड़ियां पाकिस्तान के हिस्से में गई। वायसराय के अस्तबल में खूब खींचतान मची। इस दौरान एक बेहद चर्चित विभाजन वायसराय के अस्तबल में हुआ। वायसराय की सोने और चांदी से मढ़ी बग्घी आखिर किसे मिले ये तय नहीं हो पा रहा था। काफी समय तक इस पर सोच विचार किया गया, कोई हल नहीं निकला। दोनों ही मुल्क इसे छोड़ने को राजी नहीं थे। दोनों ही आजादी के बाद अपने अपने राष्ट्रपति की शाही सवारी बनाने को उत्सुक थे। जब कोई भी हल नहीं निकला तो माउंटबेटन के निजी सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट पीटर हाउस ने एक सुझाव दिया
बोले कि अब ये फैसला भाग्य के भरोसे छोड़ दो, एक सिक्का उछालकर तय कर लो कि शाही बग्घी कौन ले जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से कमांडर मेजर याकूब खान और भारत की तरफ से कमांडर मेजर गोविंद सिंह को बुलाया गया। चांदी का सिक्का हवा में उछाला गया। गोविंद सिंह बोले, सन लिखी साइड मेरी। सिक्का जब खनकता हुआ अस्तबल के फर्श पर गिरा तो उसके ऊपर मोटा मोटा सन लिखा चमक रहा था। गोविंद सिंह खुशी से उछल पड़े, क्योंकि अब किस्मत ये फैसला कर चुकी थी कि साम्राज्यवादी शासकों की शाही गाड़ी में नए समाजवादी भारत के राष्ट्रपति बैठेंगे और पूरी दिल्ली की सैर किया करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो आपने जाना गणतंत्र दिवस से जुड़े कई रोचक किस्सों के बारे में, कई परंपराओं के बारे में और गणतंत्र दिवस का महत्व भी। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।